नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार बेनीवाड़ा आपका स्वागत करता हूं स्टडी फॉक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने जो भारतीय संविधान की 1000 क्वेश्चनों की जो सीरीज क्यूज एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रखी थी, उसमें आज हमारे लेक्चर का तीसरा दिन है। तो एक तो भाई आप शेयर करो, ज़रूर शेयर किया करो यार। बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, शेयर नहीं कर रहे हो। और आपको बताया था कि 1000 सब्सक्राइब करा दोगे यूट्यूब पर, उस दिन हम हिंदी की क्लास भी लेके आएंगे। आपको इतना बड़ा बढ़िया मटेरियल और इतनी बढ़िया क्लास दी जा रही है, आप भाई शेयर करो इसको प्लीज़। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण चरण। संविधान निर्माण के जो महत्वपूर्ण चरण रहे थे, उनमें भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? भारत का मतलब अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर है वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था ये। और 26 नवंबर 2015 से हमें वो संविधान दिवस के रूप में बना रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इसी की याद में 26 नवंबर को। भारतीय संविधान के 24 जनवरी 1950 को 16 आर्टिकल तो उसी दिन से लागू हो गए थे जिस दिन भारतीय संविधान की ये अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 से लागू हो गए थे ये 16 आर्टिकल। और 395 में से जो 16 आर्टिकल लागू हो गए थे, बाकी के जो आर्टिकल थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। अगर आप प्रस्तावना देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को। आज यानी 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष यानी माघ का महीना, मार्गशीर्ष से शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी ये तिथि थी। मार्गशीर्ष से शुक्ल सप्तमी को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये एक बार पूछा भी गया था कोई एग्जाम में कि पहले, बहुत बार पूछते हैं प्रस्तावना में भी, पहले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय है, इनको क्रम से जचाओ। तो ये था कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। यानी कि हम भारतीय संविधान को आज अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं 26 नवंबर 2000। अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और इसे अधिनियमित करते हैं। तो पूर्ण रूप से बनकर ये कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ये 24 जनवरी 1950 को ये लास्ट बैठक हुई थी, जो 167वीं बैठक हुई थी। और 12वां जो अधिवेशन था वो समाप्त और 167वीं ये बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किए गए थे 16 आर्टिकल। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना गणतंत्र दिवस भी बनाया था। अब देखते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित हुई थी। यह आपको बता दिया, संविधान सभा की अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को, ये 167वीं बैठक थी। संविधान बनने के दौरान 167 बैठक है, 12 सत्र और संविधान के 3 वाचन हुए थे। और ये 167 बैठकें लगभग 165 दिन में कंप्लीट हुई थी, 165 दिन का समय। और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। ये भी याद रखना है आपको। 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता दिवस बनाया था अपना। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी को। 24 जनवरी को लास्ट बैठक खत्म हुई थी और इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था और इन्होंने शपथ ली, मतलब 26 जनवरी 1950 को ध्वजारोहण किया था। ये हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण चरण। संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था वेंकैया पिंगली ने, और इसका रेशो है 3:2, यानी लंबाई तो है 3 और इसकी चौड़ाई है वो 2 मीटर। और इसके बीच में नीले कलर का अशोक स्तंभ बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां होती है इस तरह से। और भारतीय ध्वज में 3 कलर है। ऊपर तो है केसरिया जो त्याग का प्रतीक है, और बीच में सफ़ेद जो शांति का प्रतीक है, और नीचे है हरा रंग जो हरियाली का प्रतीक है। ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ये हमने पहले 10 क्वेश्चन थे, अब 20 क्वेश्चन की स्टार्ट किए हैं। यानी मैं आज थोड़ा सा इस हिसाब से अरेंजमेंट है भी, इनके नंबर तो आगे पीछे। ये 33 नंबर है क्वेश्चन, ये 40 नंबर पर। ये संविधान निर्माण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक जगह हो गए इस हिसाब से। संविधान सभा द्वारा जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था भाई लास्ट बैठक 167 जो भी बैठक थी, लास्ट बैठक है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया था। और इसी बैठक में बताया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण चरण में पार्ट नंबर 3 है। संविधान के प्रारूप और कुल कितने दिन चर्चा हुई थी? ये हुई थी 165 दिन चर्चा हुई थी प्रारूप पर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव। HC मुखर्जी ये उसमें उपसभापति थे और निर्वाचन आयुक्त भी बोल सकते हो। ये थे HC मुखर्जी, ना कि SN मुखर्जी। HC मुखर्जी। झंडा समिति, ये झंडा समिति आपको कल भी बताया, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्री राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय बने थे, श्री राजगोपालाचारी। JP कृपलानी उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, JP कृपलानी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारत के पहले विधि मंत्री भी बने थे ये। और संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की है। संविधान सभा की समितियां और कार्य। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समितियां। कार्यों से निबंधित समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे GV मावलकर। ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, लोकसभा के प्रथम स्पीकर ये थे GV मावलकर। और ये संविधान सभा के कार्यों से संबंधित थे, समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा कितने अन्य सदस्य शामिल थे? तो ये टोटल 7 सदस्यीय समिति थी। इसमें 6 सदस्य और थे, एक BR राव अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। BR राव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब ये 6 और सदस्य कौन थे ये भी अगर आप याद रखो तो अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 6 सदस्य थे। नंबर 1 सदस्य था BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। 2 नंबर पर है AN गोपालास्वामी अयंकर। गोपाल स्वामी अयंकर।
और तीसरे नंबर पर थे अलादी कृष्ण अय्यर। अलादी कृष्ण अय्यर। और चौथे थे ये के एम मुंशी, एकमात्र कांग्रेस सदस्य है के एम मुंशी, एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे ये उसमें, जो प्रारूप समिति के सदस्य बने। और उसके बाद में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और 6 पर थे माधव राव। ये माधव राव बाद में आए थे, पहले बीएल मित्र थे। बीएल मित्र ने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, तो उसकी जगह आए थे एन माधव राव। और ये बीएल मित्र है वो मनोनीत होकर आए थे, मनोनीत होते थे देशी रियासतों से, ये देशी रियासतों से मनोनीत होकर आए थे। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, तो इनकी जगह से आए थे ये माधव राय। और 7 नंबर पर जो सदस्य थे ये आए थे डीपी खेतान की जगह। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनके जगह आए थे कृष्णाचार्य। पहले थे डीपी खेतान, इनका हो गया था निधन। तो ये टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा में राजस्थान का ये प्रारूप समिति के सदस्य बीएल मित्र के त्याग देने के बाद, ये आपको बताया कि बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए त्याग पत्र दे दिया था, जो किसे मनोनीत किया गया था, ये किया गया था एन माधवन राय को। और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, इनकी जगह आए थे कृष्णाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान। संविधान सभा मतलब संविधान निर्माण में बी आर अम्बेडकर का तो योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बिना तो संविधान का निर्माण गांधी जी ने बोला था हो ही नहीं सकता था। तो अब देखते हैं भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने माड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? माड़ सत्याग्रह क्या है ये बताता हूँ। इसका नेतृत्व किया था इन्होंने 1920 में। माड़ एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र के नागपुर में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में माड़ एक जगह है। और आर्टिकल 17 संविधान का, आर्टिकल 17 जो छुआछूत को खत्म करने की बात करता है, छुआछूत निषेध की बात करता है। उस टाइम क्या था कि स्कूल में जो दलित बच्चे पढ़ा करते थे, उनको अगर पानी पिलाने के लिए पियोन वगैरह है तो ठीक है, उसने पानी पिला दिया तो पी लिया। अगर जो पियोन वगैरह नहीं आया, छुट्टी पर चल गया या कहीं बाहर है, तो वो बच्चे अपने आप मटकी से पानी नहीं पी सकते थे, पूरा दिन फिर प्यासा ही रहना पड़ता था। इस तरह से मतलब नया सार्वजनिक स्थान पर जो टैंक वगैरह है वहाँ वो पानी पी सकते थे, छू सकते थे। तो छुआछूत आर्टिकल 17 जो आप देखोगे आज के टाइम में, वहाँ ऐसे साफ साफ लिखा हुआ है कि टैंक से पानी पीने में कोई भेदभाव नहीं करेगा, पब्लिक स्थान पर पानी पीने में भेदभाव नहीं करेगा। आपको सुनकर ऐसा लगेगा भी टैंक और पब्लिक स्थान है, ये मतलब आज के टाइम में इरिलेवेंट चीज़ है, पर उसमें बहुत ज़्यादा छुआछूत था। तो उसमें बी आर अम्बेडकर ने माड़ में एक टैंक था, पानी का टैंक था, वहाँ जाके अपने अनुयायियों दलितों के साथ है वो अधिकार के रूप में, न कि मतलब रिक्वेस्ट के रूप में, अधिकार के रूप में इन्होंने पानी पिया था कि भाई हम भी इंसान हैं और पानी पीना हमारा अधिकार बनता है। तो ये माड़ सत्याग्रह किया था इन्होंने। और बाद में जब ये वापिस आ रहे थे तो इनके जो अन्य साथी थे जो वापिस आ रहे थे, उनकी बैलगाड़ियाँ वगैरह तोड़ दी गई थी, उन पर अटैक किया गया था। और ये टैंक था, इस टैंक को बाद में वो गौमूत्र और
गोबर से साफ किया गया था। ये देखो आप, कहने को तो गलत है, अब कोई बोलेगा भी कमेंट करे, ये इंसानों को तो पानी नहीं पीने दे रहे हैं और गौमूत्र और इनसे टैंक को साफ किया जा रहा है। भाई हद है पाखंड की भी। ये हुआ था मार सत्याग्रह। मार सत्याग्रह के पहले चरण में ये हुआ था। दूसरा चरण भी, इसके बाद में दूसरा चरण भी हुआ था इसका। दूसरे चरण में इन्होंने है वो मनुस्मृति को जलाया था, मनुस्मृति को। ये मार सत्याग्रह का दूसरा चरण था। तो मार सत्याग्रह 1920 में, याद रखना है आपको। अब है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट, पूना समझौता, जो पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था? ये वह 1932 में हुआ था, पूना पैक्ट। इसमें क्या हुआ था कि अंबेडकर ने वो दलितों के लिए गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, उसमें की बात है ये। गोलमेज सम्मेलन आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था सिर्फ गांधी जी ने। और पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में गांधी जी ने एक बात बोली थी कि ये तो बिना दूल्हे की बारात है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान क्या हुआ था कि अंबेडकर जी है वो जिस तरह से 1919 के पार्लियामेंट अधिनियम में मुसलमानों के लिए प्रावधान किया गया था, अलग से चुनावों का पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। 1919 के जेम्स फोर्ड 1919 अधिनियम में लाई गई थी, अलग सिखों और उनके लिए। उसी तरह दलितों के लिए अलग निर्वाचन, पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर ये धरने पर बैठ गए थे। आमरण भूख हड़ताल की थी इन्होंने, भूख हड़ताल। और इसे तुड़ाने के लिए गांधी जी गए थे और गांधी जी ने इन्हें समझाया और इनके बीच में एक समझौता हुआ था कि ये तरीका गलत है भाई, सांप्रदायिक चुनाव, ये पृथक चुनाव। पृथक चुनाव प्रणाली क्या थी कि इसमें शेड्यूल कास्ट का SC या ST का भी बंदा खड़ा होगा और ये SC ST वाले ही वोट देंगे। अन्य कास्ट, जनरल, OBC मतलब जनरल, ये वोट नहीं डाल सकते थे। ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली। गांधी जी ने बोला था हम ये ST का जो रिजर्वेशन सीटें हैं वो बढ़ा देंगे, शायद ये 148 से कुछ है, लगभग इतनी कर दी थी। ST का जो रिजर्वेशन सीटें थी वो बढ़ा दी थी गांधी जी ने इस समझौते के बाद में, और पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाने से मना कर दिया था। और अम्बेडकर भी इस बात के लिए सहमत हो गए थे। और ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है 12 से लेकर 35 तक, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के भाग नंबर 3 में जो जिक्र है फंडामेंटल राइट, उनको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट को लेकर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब ये विवादोग्य है, राज्य को ये देने ही पड़ेंगे फंडामेंटल राइट है। तो इनको लेकर जो आर्टिकल 32 में ये प्रावधान किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये स्टेट के विरुद्ध हमें अधिकार दिए गए हैं कि इन्हें लेने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसे संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। फंडामेंटल राइट हमें किसके विरुद्ध दिए गए हैं? हमें दिए गए हैं राज्य के विरुद्ध, और इन्हें पाने के लिए हम आर्टिकल 32 के तहत राज्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है, और ये रिट सुप्रीम कोर्ट तो जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करता है 226
आर्टिकल के तहत, और इन्हें भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कब की गई थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार 1946 में रेलवे एवं परिवहन विभाग किसके पास था? तो ये अंतरिम सरकार थी जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो गवर्नमेंट चल रही थी उसे बोलते हैं अंतरिम सरकार। ये था आसफ अली के पास। आसफ अली, सनी देओल की वो मूवी देखी होगी आपने, बॉर्डर, आसफ अली, उसमें वो रेल गुजरी होती है पास से, तो याद रखोगे आप, रेलवे डिपार्टमेंट था आसफ अली। अंतरिम सरकार मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले जो 1946 में ये चल रही थी अंतरिम सरकार। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, ये क्वेश्चन भी है, अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये खाद्य एवं कृषि विभाग। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विदेशी मामले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय था, और राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि, और जगजीवन राम बाबू के पास श्रम विभाग था, और एक थे सरदार बलदेव सिंह, इनका जन्म हरियाणा में ही हुआ था, बलदेव सिंह। ये थे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री थे उसमें। और लियाकत अली खां, इनके पास वित्त मंत्रालय था, लियाकत अली खां के पास। और राजगोपालाचार्य के पास शिक्षा और कला खाता। मैन यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थी आज की क्लास। अब इसके नीचे आंसर दिए गए हैं, अगर आप क्लास शेयर करोगे बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा, तो ये हमारी क्लास हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हो, बाद में रिवीजन के लिए लास्ट टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो आप शेयर ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका।